नमस्कार, मैं ईशान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उमंग कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हम खास युवाओं के लिए लेकर आते हैं। भारत एक युवा देश है और यहाँ पर युवाओं का योगदान हर एक क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है। पर एक ऐसा क्षेत्र भी है जो बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें युवाओं का योगदान अवश्य है। आज हम बात करेंगे आपातकालीन सेवाओं में युवाओं की भूमिका पर, और हमारे साथ खुद मौजूद है स्टूडियो में एक युवा। हमारे साथ मौजूद है श्री श्रवण मेहता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं दर्शकों को बता दूं, श्रवण जी जो है एक EMT है, यानी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है। तो आज इनसे जानेंगे कि क्या होती है इमरजेंसी, किस प्रकार से ये इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो EMT है यानी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि इनका काम क्या रहता है। एमरजेंसी जो EMT है सर, वो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं जी। इन्हें हम कहेंगे आपातकालीन जो है प्राथमिक चिकित्सक मतलब सहायक जो होते हैं। जी जी। ये जो हमारी सेवाएं देते हैं एम्बुलेंसेज में देते हैं। पूरे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं दे रहे हैं जी। और काफ़ी समय से 11-12 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। और इसमें जो है सबसे पहले इनको जो है कोई भी पूरे हिमाचल में आपका कहीं भी किसी भी जगह, वो चाहे पहाड़ी हो चाहे अर्बन हो, गांव में कहीं भी, शहर में हो, कहीं भी कोई भी हादसा होता है, कैजुअलिटी होती है, जैसे RTA रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी। आजकल जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड गर्भ आपातकालीन जो गर्भ अवस्था में कभी प्रेगनेंसी वो कहीं पे वो हो गया हो, यहाँ पे कहीं कोई गिर के फॉल फ्रॉम हाइट गिर के चोट आ गई हो, और या किसी स्नेक बाइट जानवर ने किसी के काटा हो, तो जो हमारी जो है सेवाएं हैं वहाँ पे रहती है। हम वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करते हैं, उनको सही सलामत हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। सर, जब आप स्पॉट पे पहुंचते हैं, जैसे अलग अलग सिचुएशंस आप रोज़ देखते होंगे, कभी स्नेक बाइट, कभी रोड एक्सीडेंट, तो कैसे डील करते हैं सर आप? सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहती है आपकी? सबसे पहले जैसे ही हमारे को कॉल आती है जी सो एमरजेंसी सेंटर से कॉल आती है। ये जैसे ही कॉल आती है तो हमारी एक ID जनरेट होती है। ID जैसे जनरेट होगी, अगर आपको कॉल आई 10 बजे तो 10:01 पे आपकी एम्बुलेंस मूव करती है, क्योंकि हम 24 आवर सर्विस दे रहे हैं। कभी भी किसी भी समय जैसे ही कॉल आती है उसकी तुरंत 1 मिनट में हमारी जो है गाड़ी मूव करती है। और जैसे ही हम मूव करती है, सबसे पहले तो अगर कभी रोड एक्सीडेंट हो गया कहीं पे या RTA, जब वहाँ पे पहुँचते सबसे पहले हमारा जो मोटो रहता है, सबसे पहले तो सीन सेफ्टी का रहता है सर। जी सर। सीन सेफ्टी से हमारा मतलब है, क्योंकि जो सिनेरियो और वहाँ का वो हमने देखना है कि विक्टिम जहाँ पे है वो कैसा है, कि वो जगह कैसी है, कहीं हमारे को खतरा तो नहीं है या उसको खतरा है। पहले तो उसको हम लेके जाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे सेफ हो, वो सेफ हो, ठीक है जी। फिर हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उसको इस लायक हम प्राथमिक चिकित्सा देते हैं कि वो हॉस्पिटल जाने लायक हो जाए और उसको ट्रांसपोर्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। सर, हमने देखी है जो एम्बुलेंसेज आप प्रोवाइड करवाते हैं इमरजेंसी के दौरान, ये कई प्रकार की है, कई 108 फिर 102 हो गई। इनमें क्या अंतर है सर? कितने प्रकार की एम्बुलेंसेज चलती है हिमाचल प्रदेश में? सर, एम्बुलेंसेज तो कई तरह की है, पर जो हमारी है 108 भी है, 102 भी चलती है। जो सर 108 है ये हमारे हिमाचल में 200 के आसपास है। अच्छा जी जी। और जो 102 है, इसका जो मेन जो कार्य है सर, ये हमारे जो प्रसूता प्रेगनेंसी जो लेडीज होती है उनको पहुंचाने के लिए, जो आपका 1 साल तक का जैसे बच्चों के लिए आने जाने के लिए सुविधा रहती है, 102 वालों का ये कार्य है। बाकी जितनी भी इमरजेंसीज है आपकी वो 108 के थ्रू ही चलती है। सर, इन सेवाओं एम्बुलेंसेज में क्या क्या सुविधाएं रहती है आपके लिए जब आप डील करते हैं अलग अलग सिचुएशन से? हमारे पास अभी इक्विपमेंट्स जो है, जितने PPE किट्स जो होती है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव, जिससे हमारे को जो भी मैक्सिमम जो रहता है हमारे पास, सबसे पहले तो BP अपरेटस एम्बुलेंस के अंदर आजकल जैसे SpO2 जो ऑक्सीमीटर जो है, जिसे SpO2 हम मापते हैं, SpO2, बाकी थर्मोमीटर है। बाकी जो हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज है, इसमें जो है हमारे पास अंदर आपके क्या बोलते हैं आपका AED जो है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अच्छा जो आपका CPR जब देते हैं ये काम, उसके बाद काम आता है। CPR के बाद जो है शॉक देना पड़ता है, तो वहाँ पे ये जो है डिफिब्रिलेटर जो है इसका बहुत कार्य होता है। हमारे पास दूसरे भी आपके कई तरह की जैसे ECG मशीनें भी रहती है, ECGs भी रहती है, वो भी हमारे जो है सहायक लोग वो चेक करते हैं। जी सर, अभी आपने बात करी CPR की, तो ये कार्डियक अनरेस्ट के टाइम दिया जाता है जब हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन हो। और सर, ये इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? किस प्रकार से आप डील करते हैं ऑन द स्पॉट जाकर? सर, जो ये CPR है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है,
क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम जगह पे हम देखते हैं हार्ट अटैक हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ये जो CPR होता है ये होता है मेनली आपका कार्डियक अरेस्ट पे। कार्डियक अरेस्ट पे जब किसी को कार्डियक अरेस्ट पे क्या होता है, आपका जो है हार्ट और लंग्स रेस्पिरेशन जो सिस्टम है आपका रेस्पिरेटरी, वो काम करना बंद कर देता है। तो काम करना बंद करता है मतलब ब्लड सप्लाई आपकी ब्रेन के लिए रुक जाती है, बंद हो जाती है। इस टाइम क्या होता है, इस टाइम अगर हम CPR देते हैं, एक इफेक्टिव CPR, तो आप जो है विक्टिम की जान बचा सकते हैं जी। कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें 10 मिनट का टाइम होता है। हमारा जो ब्रेन है ये 10 मिनट तक जीता रहता है, ठीक है जी। अगर 10 मिनट में ये प्रोसेस आप अपना देते हैं तो आप पेशेंट को रिवाइव, जी हाँ, रिवाइव कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है सबसे पहले जो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसमें हम जो है 30 कंप्रेशन, ठीक है जी, और 2 जो है वेंटिलेशन देते हैं। ये प्रक्रिया हम कंटिन्यू 5 बार करते हैं। अच्छा। और हमारे पास 2 मिनट का समय होता है। 2 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी करनी है। और इसमें जी, अगर आप एक नहीं, अगर इसके साथ आपको 2-3 और चाहिए रेस्क्यूअर जो है, अगर फिर आपके इसके बाद जैसे हम आप देते हैं सबसे पहले कंप्रेशन, हम छाती पे जो है हमारा जो ये इसको पहले तो हम फ्लैट और फर्म पोजीशन देखेंगे ना, पेशेंट को ऐसी जगह लटाएंगे जहाँ पे फर्म और फ्लैट जो है सीधा होगा, ठीक है, हार्ड पोजीशन पे, ताकि जहाँ पे कोई हो ना बेड की तरह सॉफ्ट ना हो, हार्ड हो चीज, वहां पे जाके पेशेंट को हम लेटाएंगे। और अपने जो है अपनी पहले हम इसको जो अपनी लेग्स वगैरह घुटनों को जमीन पे इस तरह से रखेंगे कि अपने को, और अपने हाथों को इंटरलॉक करके छाती के बीच में, बिल्कुल निपल के बीच में हम इंटरलॉक करके, और एक हाथ से ये नीचे वाली जो है ये आपकी, इसे हम कंप्रेस शुरू करेंगे, दबाएंगे, और जितना आप दबा सकते हैं, जितना आप जोर लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है जो विक्टिम है वो अभी बॉडी से अनकॉन्शियस है। जी, क्योंकि CPR तभी होता है जब पहले हम चेक करेंगे पेशेंट का कि ये अनरिस्पॉन्सिव है, हम उसकी आर्टरी फिर चेक करेंगे, रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी अगर आपकी काम कर रही है यहाँ पे, दो इससे चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि पेशेंट अगर रिस्पॉन्स दे रहा है फिर हम CPR नहीं करेंगे। अच्छा। अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है फिर हम उसके पास जाएंगे, पहले उसको जोर जोर से बोलेंगे कि आप हमारे को सुन पा रहे हो, ठीक है, क्या आप हमारे को सुन पा रहे हो। पेशेंट अगर कोई जवाब नहीं देगा फिर हम उसके पास नजदीक जाएंगे जी, उसकी सांस चेक करेंगे, नाक के नजदीक देख के फिर हम आपकी पेशेंट का आपका चेस्ट देखेंगे, राइज एंड फॉल कितना हो रहा है, राइज फॉल अगर नहीं हो रहा है तो हम CPR की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास 2 मिनट का समय होता है, इसमें हम 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन जो है आपका रेस्क्यू जो है ब्रीदिंग, 2 मतलब इसमें जैसे 30 बार कंप्रेशन देंगे उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। ये प्रक्रिया हमारी 2 मिनट में चलेगी और ये 5 बार होगी जी। इसमें एडल्ट में जो है हम जब हम कंप्रेशन करेंगे तो आपका 5 सेंटीमीटर जी, मतलब 2.4 इंच तक कंप्रेस करेंगे, और उसके बाद जो आपका बच्चा है, जो आपका चाइल्ड है, उसमें हम 2 सेंटीमीटर तक, और जो न्यूबॉर्न बेबी में हम सिंगल उससे फिंगर से करते हैं। इन्फेंट्स जो होता है उसमें हम एक हाथ से कंप्रेशन करते हैं जी। और इसमें अगर इफेक्टिव CPR होता है तो इसमें रिवाइव हो जाता है, हार्ट जो है जान बच जाती है, और मैक्सिमम पाया गया है। अभी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हमारे हिमाचल में ही हुआ था जी। तो हमारे पैरामेडिक्स थे, एक लेडी पैरामेडिक्स थी, तो ये बात है अभी 2-4 महीना पहले आई थी पेपर में भी। तो एक हमारे ड्राइवर बस में जब बस चला रहे थे तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। अच्छा। तो उसने उसको CPR दिया और इफेक्टिव CPR रहा, और वो बिल्कुल रिवाइव हो गया जी। जी सर, ये तो बात हो गई CPR की, पर हमने देखा है जब से कोरोना वायरस आया है तब से सबकी जो आपातकालीन सर्विसेज है इसका काम बढ़ चुका है। इस टाइम पे सर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप एक कोरोना वॉरियर भी रहे हैं और कोरोना केसेस से भी आपने इमरजेंसी के टाइम डील किया है, तो कोरोना काल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या चैलेंजेस आए सर आपके? देखो, कोरोना काल में सर हमने ऐसा कभी काल ही नहीं देखा। जो कोरोना काल है ऐसी इमरजेंसी आई है कि हमारी जो है, हमने ना चाहे भूख लगी है, हमने प्यास की चिंता नहीं की, भूख की चिंता नहीं की, हमने 24 आवर सर्विस कोरोना काल में दी है। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, मैक्सिमम रेस्पिरेटरी, क्योंकि जो आपकी सेकंड वेव आई है उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही थी जी जी।
तो सांस लेने के लिए हमारा जो मेन मोटो होता है, सबसे पहले तो हमारा ऑक्सीजन पे ही चलता है। हम सबसे पहले पेशेंट को अपनी पीपी किट लेके पूरी तरह अपने को पहले प्रोटेक्ट करें, तभी दूसरा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमारे को जो है 95 मास्क मिलता है, पूरी पीपी किट पहन के हम जब एम्बुलेंस में हमारे को जाना भी पड़ता है, इमरजेंसी में हमारे को ऑक्सीजन भी चलानी पड़ती है अगर कोरोना पेशेंट है। कुछ ऐसे पेशेंट भी आए सर जो हैंडीकैप्ड भी होते हैं, उनको उठा के हमने गाड़ी में भेजा है, गाड़ी में लाए, फिर ऑक्सीजन लगा के उनको हॉस्पिटल में हमने टाइम टू टाइम पहुंचाया है। बाकी जो कोरोना पेशेंट जिस हिसाब से हमने देखे हैं, कुछ ऐसे भी थे जो अभी हाल ही में हमने एक पेशेंट आपके शिमला बस स्टैंड में, पिछली साल की बात है जी, वो बेचारे उनका कोई नहीं था, पुलिस का फोन आया कि जी ऐसे ऐसे है, तो बाद में पता लगा कि वो कोरोना पेशेंट, हमने उनको पहुंचा दिया हॉस्पिटल, और वो बाद में पता लगा कि वो कोरोना, तो हमारे को चलो हमने तो सेफ्टी अपनाई थी, तो हाँ जी जी हिसाब से। सर ये कोरोना काल काफ़ी चैलेंजिंग रहा है सबके लिए, और कोरोना वॉरियर के लिए तो खासकर आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने कोरोना काल जैसे मुश्किल समय में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की और ह्यूमैनिटी का ध्यान रखा। सर अब मैं जानना चाहूँगा, जो एमरजेंसीज़ रहती है आपके पास अलग अलग टाइप की, आपने बताया कि कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता है या फिर स्नेक बाइट या अन्य प्रकार की जो भी रहती है, इसमें सर आपका रिस्पॉन्स कितने टाइम के अंदर आता है? जैसे आपको फ़ोन किया किसी ने भी मान लीजिए, तो कितने समय में आप पहुंच जाते हैं अपनी सर्विसेज पहुंचाने में? सर मैंने पहले भी कहा कि हमारे को जब कॉल सेंटर से फ़ोन आता है तो सबसे पहले आईडी जनरेट होती है। जैसे ही आपकी आईडी जिस टाइम पे जनरेट होती है, हमारे को अगर 10 बजे आता है तो हमारे को 10:01 पे जाना ही पड़ता है। अब रोड की सिचुएशन कैसी है, ट्रैफिक कैसा है, उस हिसाब से हम जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम जो हमारा टाइम रहता है 20 मिनट तक हम विक्टिम के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, और हम पहुंचते भी हैं जी। सर आपके दिन भर में कितने केसेस आ जाते हैं आपके पास जो इमरजेंसी से आपको डील करना पड़ता है? हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में जो है 108 और 102 जो एम्बुलेंस सेवाएं दे रही है, तो यहाँ पे सर हमारे अगर दिन का देखा जाए, दिन के हिसाब से मैं आपको पूरी साल का बताता हूँ। पूरी साल का जो डाटा आता है 8.5 लाख के आसपास से केसेस करते हैं जी। 8.5 लाख का मतलब है, इस हिसाब से आप चलेंगे तो 8.5, ये दोनों एम्बुलेंसेज में 102 और 108 दोनों को मिला केसेस कर लेती है एक साल में। इसमें कुछ फ्रॉड कॉल्स भी आती है तो हाँ सर, ये फ्रॉड कॉल्स पे, इस पे कोई आप बात कहना चाहें हमारे दर्शकों को, जो फ्रॉड कॉल्स आती है इससे आपको कितनी फेक कॉल्स भी कुछ लोग करते हैं, सुनने में आता है। हमारे को भी कभी आते हैं, सीन पे जाते हैं, विक्टिम नहीं मिलता कोई, ऐसे ही मतलब हम चाहते हैं, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी कॉल मत करें, क्योंकि जब आप ऐसी कॉल करते हैं वहां पे जो है हमारे दूसरे पेशेंट भी, कोई अगर कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट हो, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, अगर वो कहीं वेटिंग में है तो क्या किसी के घर का चिराग बुझ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने सर। सर मैं चाहूँगा आप युवाओं के बारे में भी थोड़ा बताएं कि युवाओं को क्यों इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। आप खुद भी एक युवा हैं, आप खुद एक रोल मॉडल है, तो युवाओं का योगदान कितना देखते हैं आप सर इस क्षेत्र में? देखिए आज की डेट में युवा एक आदर्श है, देश के लिए युवा ही है जी। युवाओं का योगदान इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज की डेट में जो कोरोना जो महामारी आई है जी, इसने लोगों को सिखा दिया है कि हाँ युवा, क्योंकि कोरोना वॉरियर जो मैक्सिमम है जी, हमने जो सेवाएं दी है, जो हमारे 100 जितने एम्बुलेंस में जितने भी हमारे सहयोगी रहे हैं, उन्होंने तन मन धन से जी, भूख प्यास सब कुछ, जैसा भी मौसम था, बरसात थी, जैसा भी था, उन्होंने तन मन धन से सेवाएं दी है, और अपने जो है उसको डेडिकेशन के साथ जी, इंस्पायरेशन है वो लोगों के लिए, उन्होंने काम किया है। आज जब भी हम जाते हैं, कोरोना जो भी पेशेंट, हमारी इज्जत होती है सर, ऐसा भी कुछ नहीं है जी। बिल्कुल, बहुत इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी इज्जत क्यों नहीं होगी सर? हाँ जी जी, आपकी इज्जत क्यों नहीं होगी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। युवाओं के लिए संदेश सर, कैसे किस प्रकार से आप प्रेरित करते हैं युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए? देखो जी, हम चाहेंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन आप सब लोग मिलते हैं इसमें आपको, क्योंकि बीमार तो हर आदमी होता है जी, कभी ना कभी तो मेडिकल, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, बीमारी तो हर आदमी को आती ही आती है। हम इसलिए सोचते हैं कभी आपको कहीं भी सड़क पे कहीं भी कोई बीमार दिखे, इमरजेंसी दिखे, आप जो है 108 पे फोन करें तो आप वहां से कॉल फॉरवर्ड करके एम्बुलेंस में आएगी, और हमारे जो भी सहयोगी है हम वहां पहुंच जाएंगे और तुरंत अपनी कार्रवाई करके उनको सेफ्टी से हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। सर आपको कितना समय हुआ है अभी इमरजेंसी सर्विसेज में? मेरे को वैसे तो एज ए पैरामेडिक्स मुझे 15-16 साल हो गए। अच्छा जी। इससे पहले मैं
एज ए फार्मासिस्ट भी रहा हूँ प्रोजेक्ट्स में। सावड़ाकुडू प्रोजेक्ट में मैं एज ए फार्मासिस्ट रहा हूँ। फिर आपके शिमला 4 लाइन में भी मैंने 2-3 साल सेवाएं दी है। और किसी कारणवश हमारा जो है 4 लाइन आजकल बंद है, तो अभी मेरे को यहाँ पे आके एम्बुलेंसेज में IGMC जो लोकेशन में यहाँ पे मेरे को भी 2 साल हुई है जी। 2 साल से जो जैसे कोरोना शुरू हुआ तो वैसे मैंने कोरोना में ही और जो मैं सेवाएं दी वो कोरोना में ही दी है जी जी। और कोरोना केसेस ही मैं कर रहा हूँ, कोरोना केसेस पे मैंने सेवाएं दी है। और मुझे को पता है क्योंकि मैंने अपने कुछ लोग जो है कोरोना के जो सीरियस केसेस है, कुछ लोग हमारे सामने एक्सपायर भी हुए हैं। अभी हाल ही की बात है, हमारे रोडू से सुनील रावत जी हमारे, वो मेरी गोदी में एक्सपायर हुए, तो बड़ा दुख हुआ। हमने उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश की जी जी, पर हम उनको वेंटिलेशन तक पहुंचा के भी नहीं बचा पाए जी। आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है इसमें, लोग मरते भी हैं आपके सामने, उनको सर्विसेज भी देनी है। सर आपका अनुभव कैसा रहा है इसमें, इस फील्ड में अभी तक जितना? अनुभव बहुत अच्छा रहा है। खुशी होती है सर जब हम ऐसा काम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, सेवा भावना, एक दिल को संतुष्टि मिलती है कि हाँ कि हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है जी जी बिल्कुल, बहुत खुशी मिलती है, दिल को बहुत खुशी होती है कि हाँ हम दूसरों को भी चाहेंगे कि किसी की अगर जान बचाए या किसी को ऐसी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाए। मैं नहीं बोलता मैं, आप लोग भी, कोई भी आपके कोई भी एनी बड़ी जो भी कोई भी व्यक्ति विशेष अगर उसको लगे कि कहीं कोई हेल्प करनी चाहिए, इसमें कोई दो नहीं जी। सर जैसे कोई मेंटल इश्यूज भी होते हैं कई लोगों को, तो आपको उनको अगर इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है सर, तो कैसे करते हैं आप? क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ऐसे भी वायलेंट केसेस हमारे पास आए हैं जी जी। वायलेंट केसेस आते हैं कुछ, पहले तो हमारे को जब हम पहुंचते हैं पहले तो हम पता करते हैं, क्योंकि वायलेंट केसेस जैसे होते हैं, कुछ लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले लकड़जार की बात है, मैंने एक केस किया था जी। तो वो लड़का था संदीप कुमार नाम का, तो वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हमारे को जब कॉल आई कि वहां पे कोई ऐसा लड़का है उसको नाक से ब्लीडिंग हो रही है, कि इमरजेंसी है, हम गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमने देखा वो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसने हमारे ऊपर मतलब वायलेंटली अटैक भी कर दिया था। फिर सबसे पहले तो हमने सीन सेफ्टी हम दूर चले गए। फिर प्यार प्यार से मैंने उसको टैकल किया। मैं कहा भाई साहब आप कहाँ से? हम आपको बचाने आए हैं, हम आपको मारने नहीं आए, हमारा काम ही आपको बचाना है। तो उसको हमने प्यार से टैकल करके जब उसको पूछा तो उसने कहा कि सर यहाँ कोई फागू के लड़के आए थे, उन्होंने मेरे को ड्रग इंजेक्ट की है, तो उसके बाद मेरी ये हालत हो रही है। अच्छा। तो उसके बाद भी जैसे ही हमने उसको ट्रीटमेंट देखी, आराम से गाड़ी में डाला, तो उसको IGMC में कैंपस में पहुंचा के अंदर IGMC कैजुअलिटी के बाहर भी उसने बहुत हंगामा किया। पुलिस वाले थे वहां पे, पर वहां पे पुलिस को भी फोन किया था, क्योंकि ऐसी जहां पे वायलेंट केसेस आते हैं तो पहले पुलिस को फोन जाता है जी जी। पुलिस वहां पे नहीं पहुंची उस टाइम। IGMC में जब पुलिस आई, पुलिस उसको देख के डर गई, पुलिस ही उसको देख के डर गई। पुलिस भी वहां, सिक्योरिटी वाले बेचारे वो भी डर रहे। फिर मैंने आराम से उसको टैकल किया जी, क्योंकि मैं कहा चलो, मैं मेडिकल टेक्नीशियन हूँ भाई साहब, मैंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है प्यार प्यार से, नहीं तो उसने पूरी गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए थे। मेरे पास उसका वीडियो अभी तक है। तो मैंने उसको प्यार से फिर डॉक्टर के पास लेके उसको ट्रीटमेंट, पर दूसरे दिन वो बिल्कुल सही सलामत जी जी जी, जी। ये ड्रग एडिक्ट का भी मामला जो है हमारे, कई तरह के पेशेंट आते हैं जी। ड्रग एडिक्ट मतलब कोई भी वायलेंटली, कई तरह के, हर तरह के पेशेंट, क्योंकि पेशेंट तो आपको पता है दुर्घटनाएं किसी भी तरह की हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, या फिर रोड एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं प्रेगनेंसी केसेस हो सकते हैं, कोई भी डिलीवरी या कहीं भी जी जी जी। सर जैसे आपने बताया कि प्राकृतिक आपदा कहीं पर आ गई है, तो उस समय पे आपका रिस्पांस कैसा रहता है सर? उस समय आपको क्या कुछ करना पड़ता है? जहाँ पे आपातकालीन, जब भी प्राकृतिक, जैसे भी कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं जनी लगी है, कभी वहीं पे दुर्घटना होती है, सबसे पहले हमारी गाड़ी वहाँ एम्बुलेंस सबसे पहले पहुँचती है जी जी, क्योंकि उस जगह पे हमारी गाड़ी पहुँचेगी, ट्रीटमेंट आपका वहाँ पे करेगी जितना हो सकता है, मतलब प्राथमिक चिकित्सा देके उसको हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हॉस्पिटल पहुंचा देगी जी 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 जी। और सर ये जो हमने अभी बात करी कि एम्बुलेंसेज आपकी इतनी हैं, इसमें कितने प्रकार के हैं सर? ALS, BLS, इसमें क्या क्या सर्विसेज रहती है? अच्छा सर, ALS और BLS जी, जी आपने ठीक क्वेश्चन किया है। BLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, उसमें क्या क्या सुविधाएं रहती है? जो सुविधाएं उसमें सिर्फ इतना फर्क है, उसमें जो सुविधाएं रहती है, जो आपकी एडवांस लाइफ सपोर्ट है जी,
ये आपके शायद हमारे अभी आईजीएमसी में एक आई है, तो इसमें आपका वेंटिलेटर और इस तरह की मशीनें रहती है। वेंटिलेटर पे जो हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन अगर क्रिटिकल जो पेशेंट के लिए रखी गई है, अगर चंडीगढ़ के लिए किसी को ब्रेन हेमरेजेस हो गया, इस्चेमिक टाइप हो गया, क्लॉटिंग हो गई है, तो उसको यहाँ पे क्योंकि सुविधा नहीं है तो पीजीआई के लिए तो उसमें जो है वेंटिलेटर सिस्टम जो है वो आपका, उसमें हमारे जो ईएमटीज भी है वो भी काफी एडवांस है, उनको ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा जी, वो एडवांस है और वो जो है उसको वेंटिलेटर के ऊपर आराम से चंडीगढ़ पहुंचा सकते हैं, पीजीआई तक जहां भी ले जाना। और यदि हम बात करें बेसिक लाइफ सपोर्ट की, तो इसमें क्या क्या प्रावधान रहते हैं सर बेसिक लाइफ सपोर्ट में? बेसिक लाइफ सपोर्ट में भी सेम है, सिर्फ वेंटिलेटर नहीं रहता, बाकी सेम रहता है आपके। अच्छा। जो इक्विपमेंट्स मैंने बोले हैं, बीपी एपरेटस है आपका, ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, बाकी ईसीजी रहती है आपकी, बाकी जो है आपका जो डिफिब्रिलेटर जो है, क्योंकि जो आपका सीपीआर पे जो बात हुई थी, इस पे जो है सीपीआर के बाद एक हम शॉक देते हैं डिफिब्रिलेटर, उससे हम शॉक देते हैं ताकि दोबारा से रिवाइव करने के लिए वो भी रहता है। जी सर, कोई आपका ऐसा इंसिडेंट अपनी पर्सनल लाइफ से जो आपने महसूस किया हो एज अ इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके जहन में आज भी रहता हो? सर मैंने कोरोना काल में ही ऐसे देखे हैं जो इंसिडेंट, क्योंकि कोरोना काल में जो मैं बात कर रहा था अपने सुनील राउत जी एक हमारे रोड से थे जी, तो जब वो एक्सपायर हुए तो उनकी जब सिचुएशन मैंने देखी, ये आपके डीडीयू की बात है जी, तो वो जब हमने, बल्कि पहले दिन में आया था डीडीयू, तो वहाँ पे बात वो बाहर घूम रहा था, टहल रहा था, उस टाइम ठीक था। दूसरे दिन वही पेशेंट मैंने वो केस लिया, उसको मैंने जब देखा तो उसकी हालत बहुत, उसके साथ जो उसके मिसिज आए थे साथ में शायद, तो उन्होंने मेरे साथ एम्बुलेंस में आए थे, तो वो मेरे ऊपर इस तरह से वो कर गए मेरे को कि जी इनको बचाना है। अब मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं तो ईएमटी हूँ, जितना मेरे से होगा मैं करूँगा। मैंने उनके लिए, उनको बचाने के लिए जी जान, मैंने मास्क तक, उसके बाद में शायद कोरोना पॉजिटिव भी रहा हूँ क्योंकि मैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आया था। जी डायरेक्ट कांटेक्ट में मींस मेरा जो है मास्क, मेरी जो है पीपी किट सारी फट गई, क्योंकि उनका वेट शायद 90 के आसपास था और उनको मैं कंधे पे उठा के इमरजेंसी तक ले गया, पर वहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से, डॉक्टर क्योंकि वेंटिलेटर भी तैयार नहीं था, तो वहाँ वो मेरे पास डेड हो गए। जी बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमने तन मन धन से फिर हो जाता है, चलो ये तो किसी कारण में शायद स्टाफ नहीं था, क्योंकि पेशेंट ही इतने ज्यादा थे तो डॉक्टर भी हमारे जो है बिजी रहते। जी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सर आपका इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने का। सर अंत में मैं चाहूँगा कोई आप मैसेज देना चाहें हेल्थ केयर से रिलेटेड या फिर कोरोना से रिलेटेड हमारे दर्शकों को? देखो जी, कोरोना जो है, कोरोना ने हमारे को कुछ सबक तो सिखाया है जी, क्योंकि आज मैं इस पे थोड़ा शेर बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक वर्ड बताना चाहूँगा, कुछ सेंटेंसेस है बिल्कुल कोरोना के ऊपर। कुछ तो जुर्म हुआ होगा हमसे, कुछ तो जुर्म था जिसमें हम सभी शामिल थे, कुछ तो जुर्म था जिसमें हम सभी शामिल थे, तभी तो आज मुंह छिपाए फिर रहे हैं। आज क्योंकि सारे मास्क लेके, कुछ तो होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ जिस हिसाब से खिलवाड़ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें चाहिए प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे जी। सबसे पहले कोरोना से रिलेटेड तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप लोग मास्क पहने जी, ठीक है जी, हाथ को सैनिटाइजर से बार बार हाथ को धोएं जी, बाकी जो 2 गज की दूरी, 6 फीट की वो जो दूरी है उसे बनाए रखें। जो प्रोटोकॉल है सरकार ने, जो भी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल अपनाया है, उसका ध्यान रखें, कोरोना ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जी टाइम तो लगेगा। जी सर। तो दर्शकों, आज आपने उमंग कार्यक्रम में देखा कि किस प्रकार से हमारे जो युवा हैं वो योगदान दे सकते हैं आपातकालीन सेवाओं में, और क्यों हम युवाओं को आगे आना चाहिए इस क्षेत्र में, ये भी हमने जाना। हमारे साथ आज मौजूद थे खुद एक ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन श्री श्रवण मेहता जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का धन्यवाद जी, और आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, इसके लिए बेहद बेहद धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। चलो ठीक है, धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पूरा करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।